जय हिंद। एक और पे बिल के क्वेश्चन को हल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पे बिल को एग्ज़ाम में हमें कैसे प्रेजेंट करना है। प्रश्न है, श्री स लेखाधिकारी कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा का हमें वेतन देयक तैयार करना है माह जुलाई 2018 और लेखा शीर्ष वर्गीकरण भी इसमें अंकित करना है। स्थायी पद का वेतनमान लेवल 12 में मूल वेतन 63,100। इसमें क्लियर किया हुआ है कि जून 2018 में दिया है ये वेतन। महंगाई भत्ता 6%, कटौतियाँ आयकर ₹5,000, वृत्ति कर ₹250, समूह बीमा ₹400 और मानक लाइसेंस शुल्क ₹1800। सामान्य भविष्य निधि का अंशदान ₹7,000। इसे हम हल करके समझते हैं। तो जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले स्थापना वेतन देयक कैसा लिखा जाएगा। नीचे कोष्टक में MPTC 24 जिस प्रपत्र पे हम वेतन देयक बनाते हैं, इसके बाद उस शासकीय सेवक का विवरण आना चाहिए जिसका हम वेतन आहरण कर रहे हैं। तो श्री स लेखाधिकारी पद दिया हुआ है, इनका पद स्थायी ऐसा भी दिया हुआ है तो यहीं पर लिखना चाहिए हमें श्री स लेखाधिकारी पद स्थायी। यूनिक एम्प्लॉय कोड नहीं दिया हुआ है तो यूनिक एम्प्लॉय कोड लिख करके डैश डैश करके छोड़ेंगे। कार्यालय का नाम आएगा कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा। जिले का या संभाग का नाम इसमें नहीं दिया हुआ है तो डैश डैश करके उसको छोड़ेंगे। का माह जुलाई 2018 का वेतन देयक, ये पूरा विवरण हो जाएगा। अधिकारी का नाम, पद का प्रकार स्थायी दिया हुआ है, यूनिक एम्प्लॉय कोड, कार्यालय का नाम, टैन नंबर और माह जुलाई 2018 का वेतन देयक। इसके बाद अगली लाइन में हम लेखा वर्गीकरण अंकित करेंगे जिस लेखा शीट से हम वेतन का आहरण करने वाले हैं। तो यहाँ पे कौन सा विभाग है हमारे पास? वित्त विभाग, संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा कार्यालय का। तो वित्त विभाग के लिए इसमें लेखा शेष है 2054, राजकोष एवं लेखा प्रशासन। तो ये चीज़ लिखी जाएगी 2054 राजकोष एवं लेखा, 095 निदेशन व प्रशासन और वेतन। ये मुख्य शीर्ष हो गया है राजस्व व्यय शीर्ष जो कहा जाता है आहरण के लिए। इसके बाद DDO कोड लिखेंगे। प्रश्न में नहीं दिया है तो भी हमने सीखा है कि DDO कोड लिख करके हम डैश छोड़ेंगे। इसके बाद मूल वेतन की तरफ आते हैं। लेवल 12 में जो वेतन हमें दिया हुआ है 63,100, वो जून 2018 का दिया है। वो वेतन देयक हम जुलाई का तैयार कर रहे हैं। तो जैसे हमने पहले भी सीखा है कि यदि जनवरी का वेतन देयक बनाना है या जुलाई का वेतन देयक बनाना है तो सबसे पहले ध्यान इस पे जाना चाहिए कि वेतन वृद्धि हमको इसमें ऐड करनी है। तो मूल वेतन लेवल 12 में एक वेतन वृद्धि परिगणित करेंगे, उसमें 3%, उसको अगले सैकड़े में पूर्णांक करेंगे जो 65,000 हो जाएगा। तो मूल वेतन लेवल 12 में 65,000। इसके बाद वेतन में कुछ भी आइटम नहीं बचता है, महंगाई भत्ता आ जाएगा। महंगाई भत्ता हम कैलकुलेट करेंगे, इसमें 3,900 रुपये कैलकुलेट होगा और इन दोनों को जोड़ करके सकल वेतन आएगा जो है 68,900, 68,900 रुपीज़। इसके बाद हमें इसमें से AG कटौतरे घटाने होते हैं, महालेखाकार के कटौतरे। तो महालेखाकार का कटौतरा एक दिया हुआ है प्रश्न में, सामान्य भविष्य निधि का मासिक अंशदान, तो वो लिखेंगे 7,000। लेखा वर्गीकरण अंकित करने को हमें बोला गया है तो इसके जस्ट आगे ही हम 8,009 लिखेंगे क्योंकि सामान्य भविष्य निधि का कटौतरा जमा किस में होता है? 8,009 में। तो उससे राज्य भविष्य निधि ऐसा हमको लिखना है। इसके बाद सकल वेतन में से AG कटौतरे की राशि घटाने के बाद में जो हमारे पास सम आएगा 61,900 रुपये। ये ट्रेजरी पेमेंट ऑर्डर होता है। हालांकि प्रश्न में ट्रेजरी पेमेंट ऑर्डर बनाने के लिए नहीं बोला गया है तो हमें ये नहीं बनाना है, पर एक ध्यान रखना है यदि जब भी प्रश्न में पूछा जाता है तो ये राशि यहाँ से उठाई जाती है। इसके बाद इसमें से कोषालय कटौती हम घटाएंगे। आयकर, वृत्ति कर, समूह बीमा योजना, मानक लाइसेंस शुल्क जो 5,000 रुपये आयकर के 0021 आयकर में जाएंगे। वृत्ति कर 250 रुपये 0028 वृत्ति कर में जाएगा लेखा शीर्ष में। समूह बीमा योजना या शासकीय सेवक बचत सह बीमा योजना 400 रुपये 8,011 समूह बीमा योजना में जाएंगे। मानक लाइसेंस फीस या SLF जिसको बोला जाता है मानक अनुज्ञप्ति शुल्क, वो जाएगा 1,800 रुपये 0216 आवासन में। ये कटौतरे जो कोषालय के हैं उनको घटाने के बाद में, वेतन में से घटाने के बाद में शुद्ध वेतन की राशि आएगी जो 54,450 रुपये होगी। इसके बाद शुद्ध वेतन लिखने के बाद में हम आहरण और संवितरण अधिकारी से इसे सिग्नेचर कराएंगे
और यहाँ एक जगह हमें पूरी सील लिखनी है, आहरण संवितरण अधिकारी, हस्ताक्षर आहरण संवितरण अधिकारी, कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा, और डैश डैश छोड़ देंगे उस पर्टिकुलर संभाग या जिले का नाम लिखने के लिए। इसके बाद हम लेफ़्ट साइड में तिरछे में लिखते हैं अंडर रुपीज़, जो शब्दों में लिखा जाता है, और ये राशि जो शुद्ध वेतन होती है उससे 1 रुपया ज़्यादा होती है। इन्हें 54,451 से कम ऐसा लिख करके हमें डीडीओ के सिग्नेचर कराने हैं। ये राशि जब मैन्युअली MPTC 24 भरा जाता है तो रेड से लिखने के निर्देश होते हैं, लेकिन परीक्षा के पर्पज़ से आपको इसमें रेड इंक का उपयोग करने के निर्देश नहीं होते हैं, तो आप इसको ब्लू से या ब्लैक से जैसा भी है वैसे लिख सकते हैं, जो आपको वहाँ अलाउड है। और इसके बाद में आपको सीधा लिखना है भुगतान प्राप्त, SD, DDO के सिग्नेचर कराने हैं, भुगतान से संतुष्ट, और DDO के सिग्नेचर कराने हैं। तो ये हमारा पे बिल कंप्लीट होता है। लेखा शीर्ष का वर्गीकरण भी हमने इसमें कर दिया है, सभी आइटम हमने इसमें इंटरटेन कर दिए हैं। अब हमने चूँकि वेतन वृद्धि लगाई है तो इसमें एक प्रमाण पत्र लगेगा कि नियतकालिक वेतन वृद्धि प्रमाण पत्र MPTC 27 देयक के साथ लगाया गया है, देयक के संलग्न है, और इस पर भी आहरण संवितरण अधिकारी के सिग्नेचर होते हैं। एक इसमें और प्रश्न उद्भूत होता है कि हम जानते हैं कि सामान्य भविष्य निधि का जो अंशदान है वो न्यूनतम 12% कटौतरा होना चाहिए, और इसमें वेतन वृद्धि लगने के बाद ये राशि 12% से कम हो जाती है। तो इसमें हम एक टिप्पणी दे देंगे कि सामान्य भविष्य निधि अंशदान मूल वेतन न्यूनतम 12% सामान्य भविष्य निधि नियम 11 के अनुरूप कटौतरा करना चाहिए। तो ये कटौतरा नहीं हो रहा है, इसलिए अंतर की राशि को आगामी माहों के वेतन देयक से कटौतरा करके समायोजित किया जाना चाहिए। डीडीओ के सिग्नेचर इसमें बिल्कुल आवश्यक नहीं, क्योंकि हम केवल परीक्षा के उद्देश्य से इसको सही कर रहे हैं, तो यहाँ आप बिना सिग्नेचर के इसको आपको छोड़ना चाहिए। और टीप ये एक तरीके से ऐसा भी नहीं है कि मैंडेट है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि IFMIS में यदि ये वेतन दिया जाएगा तो वो स्वयं उसको काटेगा। 12% से कम डिडक्शन का अब ऑप्शन ही नहीं होता है। अगर 12% से कम राशि होगी तो सिस्टम उसको 12% तक कर ही देगा। तो चूँकि ये परीक्षा का पर्पज़ है, इसी वजह से हम इसको बना भी रहे हैं। तो टिप देना ऐसा मैंडेट नहीं है, बट टिप आपको यदि ध्यान आ गया है आप दे सकते हैं उसमें, और इसमें डीडीओ के सिग्नेचर कराने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे मुख्य मुख्य लेखा शीर्ष जो है वो आपको याद रखने चाहिए, ताकि जब लेखा वर्गीकरण जिस भी विभाग का आए आप उसका लेखा वर्गीकरण यहाँ सही ढंग से लिख सकें। फिर भी एक ये आपके लिए हिंट, क्लू या टिप है कि यदि लेखा वर्गीकरण ध्यान नहीं आ रहा है जिस डिपार्टमेंट का आप वेतन आहरण करने जा रहे हैं, तो फिर आप ये चूँकि राजस्व व्यय शीर्ष से ही आहरित होता है, तो ऐसा संबंधित विभाग का राजस्व व्यय शीर्ष, या कहीं क्वेश्चन में दिया भी नहीं रहता कोई विभाग या कार्यालय कि उससे आप राजस्व व्यय शीर्ष पता कर सकें, तो आपको लिखना है उसमें राजस्व व्यय शीर्ष निदेशन व प्रशासन वेतन। ऐसा कर देंगे तो जहाँ पे नहीं दिया हुआ है वहाँ भी आपका काम चल जाएगा। और बाय द वे आपको याद नहीं आ रहा है, गलत लिखने से बेहतर है कि आप ऐसा लिख दें। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि अगर मानदेय दिया हुआ है प्रश्न में तो मानदेय पे बिल में इंटरटेन नहीं होता। अगर बैंक से कोई लोन लिया गया है तो उसकी किस्तें भी वेतन से नहीं काटी जाती। यदि खादी और ग्रामोद्योग भंडार से कोई बाकी है, आपका पैसा आपको देना है, तो वो भी इस पे बिल में इंटरटेन नहीं किया जाता है। तो ये खास खास बातें आपको ध्यान रखनी है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। कुछ एक और पे बिल हम लेकर के इसको और क्लियर करने का प्रयत्न करेंगे, और आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं। बहुत अच्छी तैयारी करें। जय श्री महाकाल।